नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ एसपी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज हम बजट के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बजट क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट के बारे में में ये अपने चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको कि बजट एक वित्तीय वर्ष कहने का मतलब वित्तीय वर्ष क्या होता है। जैसे मान लो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च, कब है 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक ये चलता है। में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यानी सरकार के जो अनुमानित आय और व्यय होता है उसका एक ब्यौरा होता है, ये बजट होता है अपने। तो सबसे पहले भारत में जो केंद्रीय बजट है फरवरी माह में संसद में जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले जो बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में, और किया जाता है। और फिर संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व, यानी संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व क्या होता है, ये एक गुप्त दस्तावेज होता है। ये ध्यान रखिए कि बजट क्या है कि जब तक प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए तब तक ये किसी को बताया नहीं जाता कि बजट में क्या क्या होने वाला है और किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है, क्या क्या ये चीज़ें सारी गुप्त रखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण, वर्तमान वर्ष का लेखा जोखा। यानी अब देखो, मैं बता देता हूँ, दो चीज़ होती है। एक तो होता है इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो कि अभी हाल ही में आया है, ठीक है। सरकार क्या है कि इसको रिलीज करती है। ये कब रिलीज करती है? मोस्ट ऑफली ये बजट से फर्स्ट एक दिन पूर्व है। कब? एक दिन पूर्व है, ठीक है, एक दिन पूर्व में जारी करती है, ठीक है। अब और उसके बाद में बजट, लेकिन इस बार का बजट क्या है कि अपने 29 जनवरी को ही आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस बार अंतर रहा है, ठीक है। तो ये वर्तमान वर्ष का लेखोजक होता है। यानी जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, जैसे मान लो कि FY 26 चल रही है, वित्त वर्ष 26, किसको अपन क्या बोलते हैं, वित्त वर्ष 26। आपको बजट में देखोगे या फिर जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें देखोगे कि FY लिखा रहता है, FY या वित्त वर्ष 26। तो इसका मतलब क्या होता है, वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 तक, ठीक है, 2025 से लेकर 26 तक। ये एक आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी चाहिए कि ये बार बार कई जगह पूछ भी लिया जाता है कि वित्त वर्ष इस 26 का मतलब क्या होता है, ये 25-26 होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जो अब उसके बाद में हम देखते हैं कि बजट आने वाले वर्ष का अनुमानित विवरण होता है। बजट क्या होता है अपने, जो आने वाला वर्ष है, तो ये जो आने वाला बजट है, आने वाला वर्ष है, जैसे FY, इसको लिखेंगे हमें FY 27। क्या लिखेंगे? FY 27, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, यानी जिसको बोलते हैं अपन 26-27। तो ये आने वाले वर्ष का हो गया है विवरण इसमें। तो एक बात बता देता हूँ कि जैसे ये होता है, पीछे की तरफ देखता है ये जो अपना आर्थिक सर्वे होता है, और ये बजट होता है अपना आगे की ओर देखने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम नंबर 2 पॉइंट में देखते हैं कि भारत में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी भारत में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद, यानी भारत में क्या है कि भारत में जो संविधान है उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके क्या है कि संविधान में अनुच्छेद 112, कितने, 112 में, ठीक है, तहत वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के शब्द का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बजट का जो नाम है ये भारत के संविधान में नहीं है। उसमें अनुच्छेद 112 में क्या ले रखा है अपने को, अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंस AFS लिखा रहता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में हम देखते हैं कि 3 नंबर पॉइंट है, भारत में पहला बजट कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। किसने? जेम्स विल्सन ने। 18 फरवरी 1860 को सर्वप्रथम बजट जेम्स विल्सन द्वारा, और किन के समय में किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। कौन सा शासनकाल था, किनका शासनकाल था? लॉर्ड कैनिंग का। तो ये आप इसको भली भांति अच्छे से याद कर लीजिए कि जो लॉर्ड कैनिंग था, सबसे पहले उसके शासनकाल में प्रस्तुत करने वाले का नाम था जेम्स विल्सन, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि बजट के इसके नेक्स्ट पॉइंट में कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, यानी आज़ाद अपना देश हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। 15/8/47 को आज़ाद होने के बाद में इसमें सबसे पहले अपने पास में 1947 को ये जो 26 नवंबर, ठीक है, अपने इसको बजट प्रस्तुत किया गया था।
उस समय जो तत्कालीन बजट प्रस्तुत करता कौन करता है? तत्कालीन वित्त मंत्री। तो उनका नाम था आर के षणमुखी शेट्टी। ये याद कर लीजिए आपकी आर के षणमुखी शेट्टी द्वारा उस टाइम में प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद में देखिए कि 2017 से पूर्व क्या है कि रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। ये ध्यान रखिए कि जो अपनी फिलहाल सरकार है उन्होंने क्या अब एक बड़ी घोषणा की कि रेल बजट को, जो अपना बजट होता है, सामान्य बजट होता है, उसके आम बजट होता है, उसमें साथ में प्रस्तुत करने लग गए। ठीक है, तो 2017 से पहले क्या होता था? पूर्व में रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था। एक बड़ी बात है, तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पुटअप होता है कि किस वर्ष से रेल बजट और ये आम बजट दोनों को एक साथ कर दिया गया था। तो 2017-18 से इसको प्रस्तुत कर दिया था, उससे पहले हमारा अलग अलग आता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट में पॉइंट में क्या है, 2017 से ही बजट 1 फरवरी को जारी करने की तिथि बदली गई। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, यानी 2017-18 में एक तो रेल बजट वाली बात हो गई चेंज, और उसके बाद में 1 फरवरी 2017-18 से ही अपना बजट है 1 फरवरी को जारी करने की तिथि बदल गई। यानी अब बजट कब आता है? 1 फरवरी को। तो इस बार भी अपने क्या बजट कब आने वाला है? 1 फरवरी को। ठीक है, तो 1 फरवरी कब है? कल। तो कल अपना बजट आने वाला है। तो इससे पूर्व में क्या होता था? 28 या फिर 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो उससे क्या होता था कि अब इसको एक बदलने का एक ट्रिगल पॉइंट ये है कि क्यों बदला गया। इसको ये है कि अब बजट में बहस करने के लिए अपने पास में एक अच्छा समय मिल जाता है, ताकि हम इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना है, जो भी सारी कुछ चीज़ शामिल रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि देश में पहला पेपरलेस बजट। देखो ये बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें कि पेपरलेस बजट 2021-22 कब प्रस्तुत किया गया था? 21-22 में। ठीक है, देश का पहला पेपरलेस बजट 21-22 में प्रस्तुत किया गया था। अब उसके बाद में देखते हैं कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हैं। तो सरकारी बजट के उद्देश्य हम देखते हैं कि ये बजट क्यों बनाया जाता है, किस कारण से, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य रहता है। तो देखेंगे हम, पहला उद्देश्य क्या होता है अपना? आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण करना। तो सरकार क्या करती है? विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगा के, और आय एवं संपत्ति होती है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पुनर्वितरण किया जाता है। उसके बाद में आर्थिक स्थिरता, की आर्थिक स्थिरता क्या है ना, आर्थिक स्थिरता कैसे लाई जाए, ये अपने बजट के माध्यम से किया जाता है, सरकार अपने करती है। और उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है संसाधनों का पुनः आवंटन, रीअलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। सरकार बजट के माध्यम से ही संसाधनों का रीअलोकेशन करती है। क्या करती है? रीअलोकेशन। ठीक है, एलोकेशन करती है। ठीक है मित्रों, और उसके बाद में आर्थिक विकास करती है। सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मान लो कि अपना जो इनका अपनी राष्ट्रीय आय होती है, उसमें सरकार की एक महत्वपूर्ण होती है, भूमिका होती है, जैसे C+I+G प्लस NX होता है, उसमें सरकार एक अपना अहम रोल निभाती है, जो अपने सरकार एक एक्सपेंडिचर के माध्यम से, तो उसमें आर्थिक विकास के रूप में भागीदारी निभाती है। ठीक है, और 5 नंबर पॉइंट अपना सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध करना, यानी जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग जो उपक्रम हैं, तो उनका मैनेजमेंट करना सरकार का एक उद्देश्य रहता है, यानी बजट बनाने का उद्देश्य है। तो ये पॉइंट अपने 5 कितने हैं? उद्देश्य के रूप में अपने 5 पॉइंट दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो बजट होता है उसका प्रारूप या फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी संगठक बोल सकते हैं इसको, यानी इसका प्रारूप क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि बजट के मुख्य रूप से कितने भागों पार्ट में डिवाइड किया जाता है अपने, कि पहला है बजट की प्राप्तियाँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बजट प्राप्तियाँ। उसके बाद में दूसरा अपना बजट व्यय। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बजट प्राप्तियां हैं उसको सबसे पहले किस में डिवाइड करते हैं? राजस्व प्राप्तियां में। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां। अब हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है और पूंजीगत प्राप्तियां, ये 2 नंबर पॉइंट अपना, यानी पहला इसमें बांट दिया कि राजस्व प्राप्तियां क्या है, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती है? जिससे क्या है कि दायित्व में वृद्धि नहीं होती है और ना ही इसमें संपत्ति में कमी आती है। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि राजस्व जो प्राप्ति होती है उसके कितने पार्ट होते हैं। उसमें हम एक तो कर प्राप्तियों के रूप में ले सकते हैं राजस्व प्राप्ति, दूसरा हमें गैर कर प्राप्तियों के रूप में ले सकते हैं। ये 2 पॉइंट अपने पास में हो गए। ठीक है,
उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष। अब देखो जो कर प्राप्तियाँ होती है अपनी, उसको दो भागों में लिखते हैं। कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट टैक्स, इसको डीटी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डीटी, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये हो गए। अब देखो कि प्रत्यक्ष कर में क्या क्या होता है अपने, जैसे मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है। ये जो टैक्स होते हैं हमारे, कौन कौन से टैक्स हो गए? ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये डायरेक्ट टैक्स हो गए। तो इनकम टैक्स है, और ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ये अपना कौन सा हो गया? जैसे संपत्ति कर है, वेल्थ टैक्स होता है, हाल फिलहाल तो बंद हो गया, लेकिन जो ये टैक्स होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर में कौन सा आता है बताओ? अप्रत्यक्ष में आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू होता? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। किसकी जगह जीएसटी लागू हुआ था? जैसे वेट है, सेल्फ टैक्स है, काफ़ी प्रकार के जो टैक्स थे, लगभग 17 टैक्स और 23 प्रकार के सेस थे, उन सब को मर्ज करके इसमें अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी का अपने विलय करके नया जीएसटी लाया गया था, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि कर प्राप्तियों में क्या क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है। उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर प्राप्तियाँ क्या क्या होती है। तो गैर कर प्राप्तियों में सबसे पहला हमारे कौन सा रहेगा? ब्याज प्राप्ति। तो ब्याज प्राप्ति रहेगी, ये हमारी गैर कर प्राप्तियाँ हैं। उसके बाद में लाभ एवं लाभांश रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में फीस और जुर्माना। तो ब्याज प्राप्तियाँ कैसे? सरकार ने किसी को अपने जो उधार दे रखी है उस पे क्या है कि सरकार को जो ब्याज मिलता है वो यहाँ पे आएगा गैर कर में। लाभांश है, लाभ है, किसी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है उसमें जो सरकार को लाभ मिलता है, ठीक है, कंपनीज है उनके माध्यम से। और फीस है, सरकार जैसे तरह तरह के फीस लगाती है, पेनल्टी लगाती है, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो रिसिप्ट प्राप्त होती है वो अपनी गैर कर प्राप्तियाँ आती है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम उपहार है, अनुदान है। जैसे सरकार है तो सरकार को किसी से अनुदान मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि वर्ल्ड बैंक है तो वो क्या कर रही है, इसको सरकार को अनुदान देती है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये अपन गैर कर प्राप्तियाँ होगी। फिर उसके बाद में विशेष आकलन होता है। अब हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो पूंजीगत प्राप्तियों का हम भी नीचे विवरण देखते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियों मुख्य रूप से क्या है? जैसे मान लो कि हम किसी से उधार लेते हैं तो वो किसका पार्ट होता है? उधार अपना बोरोइंग्स क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब उसके बाद में ऋणों की वसूली। अब मान लो सरकार ने किसी को पहले ऋण दे रखे थे, अब उनकी वसूली हो जाती है तो वो अपने गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई। विनिवेश, इसको डिस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में लघु बचतें, ये सारी अपने पूंजीगत प्राप्तियाँ होगी। तो हमने देखा कि बजट के जो कंपोनेंट है उसमें एक तो प्राप्ति होती है, दूसरा व्यय होता है। तो प्राप्तियों को हमने देख लिया और उसके बाद में हम देखते हैं कि बजट व्यय। बजट व्यय के रूप में हम देखते हैं कि राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय क्या होता है और दूसरा पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्व व्यय में पॉइंट क्या है? ब्याज की अदायगी। मान लो सरकार ने पहले कभी अपन लेती है पहले क्या, तो ब्याज उधार ले रखी है तो उस पर क्या कि सरकार जो पेमेंट करती है तो उसको क्या करते हैं, मैंने ब्याज की अदायगी कर देते हैं। उधार पे जो ब्याज देते हैं वो तो राजस्व व्यय हो गया। उसके बाद में अनुदान एवं आर्थिक सहायता। सरकार मान लीजिए किसी देश को किसी आपदा विपदा में संबंध में अनुदान दे देती है या फिर आर्थिक सहायता देती है तो हमारा वो क्या होता है? राजस्व व्यय होता है। फिर उसके बाद में सरकार हम जैसे कर्मचारियों को वेतन, पेंशन भुगतान ये करती है, ये सारी चीज़ें अपने राजस्व व्यय में आती है। फिर उसके बाद में एजुकेशन है, हेल्थ है, इन पे व्यय होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि रक्षा सेवाओं पर व्यय, ये सारी चीज़ें अपने बजट के राजस्व व्यय में पार्ट आती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या होता है? जैसे इमारतें हमारे बिल्डिंग है, रोड है ना, ये सारी ब्रिज है, ये सारी चीज़ें आगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर आती है मशीनरी एवं उपकरण, जो से मशीन है, टूल्स है, ये सारे इन पे उपकरणों पे जब खर्चा होता है तो हमारा पूंजीगत व्यय होता है। शेयर की खरीदारी पर व्यय करना, राज्य तथा विदेशी सरकार को ऋण, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मान लो सरकार राज्य सरकार को ऋण देती है या फिर कोई विदेशी सरकार है जो सरकार से ऋण लेना चाहती है तो उनको अगर दे देती है तो ये हमारा ये होता है पूंजीगत व्यय। उसके बाद में ऋणों की अदायगी। तो अब मान लीजिए सरकार ने पहले कोई ऋण ले रखा था तो उसको अगर पेमेंट कर देती है तो वो अपना ऋण अदायगी कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? नहीं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जिससे संपत्ति कम नहीं होती तथा दायित्व नहीं बढ़ता। हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, जिसमें ना तो कोई संपत्तियां, ठीक है, ना तो कोई संपत्तियां कम होती है और ना ही दायित्व में बढ़ता है। इस प्रकार की जो अपने को प्राप्ति होती है वो राजस्व प्राप्ति होती है। दूसरा, राजस्व व्यय में क्या होता है? राजस्व व्यय जिससे संपत्ति घटती है, राजस्व व्यय आएगा, ठीक है। राजस्व व्यय जिससे संपत्ति तो घटती है और दायित्व में वृद्धि होती है। ये माना जाता है कि राजस्व व्यय सरकार के लिए उचित नहीं होता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर रहता है कैपिटल व्यय। पर क्या है कि राजस्व व्यय तो करना ही पड़ता है भाई सरकार चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं कि बजट घाटा तथा इसके प्रकार, कि बजट घाटे क्या है, इसके कितने कितने प्रकार हैं। तो बजट घाटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, बजट बना लिया, तो बजट में जितने भी सरकार के पास में व्यय होता है और बजट की जो प्राप्तियां होती है, उन दोनों का जो अंतर होता है बजट घाटा कहलाता है। अब बजट घाटा मान लीजिए पॉजिटिव भी हो सकता है ना, अब सरप्लस भी हो सकता है, बजट घाटा भी हो सकता है, और वो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी का बजट व्यय मान लीजिए कि 600 करोड़ रुपये है सरकार का, ठीक है, और सरकार की बजट प्राप्तियां कितनी हैं? 500 करोड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार को कितना हो गया कि 100 करोड़ रुपए का बजट लॉस हो गया, बजट घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बजट घाटा हमें थोड़ा सा और दिखा रखा है कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, हमारा जो टोटल व्यय होता है उनको जोड़ो, कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जोड़ने के बाद में इसमें से हम क्या कम कर देते हैं, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, दो भागों में डिवाइड कर रखी थी, इन दोनों को घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या रहता है, बजट घाटा, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि बजट के विभिन्न माप, विभिन्न माप में क्या था है, तो राजस्व घाटा, और उसके दोस्तों आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये क्लियर कवर करेंगे सारे, बाकी का जो बचा हुआ है। थैंक यू दोस्तों।